नमस्कार। आज हम एडोल्फ हिटलर की एक बहुत ही विवादास्पद किताब मीन कैंप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत समीक्षा से ली गई है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ शैक्षिक और ऐतिहासिक समझ को बढ़ाना है। ये किताब, जिसका मतलब है मेरा संघर्ष, असल में 1925 और 1926 में 2 हिस्सों में छपी थी। और ये सिर्फ हिटलर की कहानी नहीं है, ये एक तरह का उसका राजनीतिक घोषणा पत्र भी है। इसे उसने 1924 में जेल में लिखा था, म्यूनिक में एक असफल तख्ता पलट के बाद। तो आइए इसके कुछ मुख्य पहलुओं को जरा समझते हैं। हाँ, पहले खंड में जैसा मैंने सुना है, हिटलर अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताता है, जैसे वियना में उसका संघर्ष, पहला विश्व युद्ध, ये सब। हाँ, बिल्कुल। और ये हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे उसके अपने अनुभव, मतलब जैसे वो कलाकार नहीं बन पाया और फिर जर्मनी की हार हुई युद्ध में, इन सब से उसकी सोच कैसे बनी। यहीं से वो यहूदियों और मार्क्सवादियों के लिए एक गहरी नफरत, आप कह सकती हैं, विकसित करता है। उन्हें वो जर्मनी की सारी दिक्कतों का जिम्मेदार मानने लगता है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे किसी की निजी निराशा और देश का अपमान मिलकर एक खतरनाक विचारधारा बना सकते हैं। और इसी माहौल में वो एक मजबूत, नस्लीय तौर पर शुद्ध जर्मन राष्ट्र की बात करता है, और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके लिए नफरत दिखाता है ना। बिल्कुल सही कहा। वो जो संसदीय लोकतंत्र है, उसे वो कमजोर और बेकार मानता था। उसकी जगह वो चाहता था एक शक्तिशाली नेता जिसके हाथ में सारी ताकत हो, एक केंद्रीकृत शासन। फिर आता है दूसरा खंड। सुना है ये पूरा का पूरा राजनीतिक विचारों पर है और प्रोपोगेंडा पर। इसमें क्या खास है? हाँ, दूसरा खंड तो असल में नाजी पार्टी का पूरा एजेंडा है, आप कह सकती हैं। इसमें वो एक दलीय तानाशाही वाले राज्य का पूरा ढांचा बताता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक बात है वो है उसका नस्लीय सिद्धांत, खासकर ये जो आर्यन जाति की श्रेष्ठता वाली बात है। आर्यन जाति? ये कौन सी? ये नाजी विचारधारा के हिसाब से एक काल्पनिक उत्तरी यूरोपियन नस्ल थी जिसे वो दुनिया पर राज करने के लिए सबसे बेहतर मानते थे। और इसमें यहूदी विरोधी भावना तो मतलब हद पार कर देती है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें परजीवी जाति कहा गया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल है। और यही सोच तो आगे चलकर होलोकॉस्ट का आधार बनी, जिसमें लाखों लोग मारे गए। सिर्फ यहूदी ही नहीं, और भी कई समूह। बिल्कुल। और इसी के साथ वो लेबेन्सराम का विचार भी देता है। लेबेन्सराम मतलब रहने की जगह। इसका सीधा सा मतलब था कि पूर्वी यूरोप की जमीन पर कब्जा करो और वहां जर्मन लोगों को बसाओ। अच्छा, तो ये तो सीधे सीधे हमला और विस्तार की नीति हुई। हाँ, आक्रामकता और विस्तारवाद। किताब इस पर भी जोर देती है कि कैसे प्रोपेगेंडा, शिक्षा, मीडिया, इन सब पर सरकार का पूरा कंट्रोल होना चाहिए ताकि जनता की सोच को कंट्रोल किया जा सके, वफादारी पक्की की जा सके। इससे पता चलता है कि वो जनमत को मोड़ने के तरीके खूब समझता था। तो अगर हम सार देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। नस्लीय नफरत, यहूदी विरोध, कट्टर राष्ट्रवाद, तानाशाही, प्रोपेगेंडा का चालाकी से इस्तेमाल और सैनिक विस्तार, यही सब। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये किताब सिर्फ विचार नहीं दे रही है, ये एक ऐसी विचारधारा को फैला रही है जो बहुत ज्यादा नस्लवादी है, हिंसक है और नरसंहार के लिए उकसाती है। इसके विचारों का सीधा कनेक्शन है नाजी पार्टी के बढ़ने से, दूसरे विश्व युद्ध से और होलोकॉस्ट की उस भयानक तबाही से। और इसी नफरत भरे कंटेंट की वजह से ही तो आज भी कई देशों में ये या तो बैन है या फिर इसे बहुत सीमित तरीके से ही बांटा जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, इतने खतरों के बावजूद जो अकादमिक जगत है, मतलब इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो इसे क्यों पढ़ते हैं? इसका विश्लेषण क्यों करते हैं? क्या महत्व है इसका फिर? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। देखिए, इतिहासकारों के लिए, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र पढ़ने वालों के लिए ये किताब एक तरह का प्राइमरी सोर्स है। इससे हमें एक तानाशाह के दिमाग को समझने में मदद मिलती है। उसकी सोच कैसे बनी, उसके खतरनाक इरादे क्या थे। ये कट्टरपंथ, उग्रवाद, फांसीवाद जैसी विचारधाराओं की एक केस स्टडी है। अच्छा। हाँ, इसे पढ़ना एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है कि देखो कैसे नफरत और बांटने वाले विचार जड़ पकड़ सकते हैं और दुनिया को कितनी बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकते हैं।
लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इसे हमेशा आलोचनात्मक नजरिए से पढ़ा जाए, सही ऐतिहासिक संदर्भ में और सही मार्गदर्शन के साथ। हाँ, ये बात सही है। इसका मकसद तारीफ करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समझना, विश्लेषण करना और इसे चुनौती देना है। तो आखिर में यही कहूंगी कि मीन कैंप नफरत भरी सोच का एक बहुत ही खतरनाक दस्तावेज है। इसे पढ़ना या इस पर बात करना, इसका समर्थन करना कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस बुरे अतीत की याद दिलाता है जिसे दुनिया को कभी कभी नहीं दोहराना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है कि ऐसी जो चरमपंथी विचारधाराएं होती हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे फैलती हैं। इन तरीकों को समझने से आज के समाज को भविष्य में ऐसी नफरत को पहचानने और रोकने के लिए क्या सबक मिल सकते हैं।